अभिवादन स्वीकार करिए विकास कुमार का। चलिए आज हम लोग फिर से बात कर लें क्या, डिमांड एंड सप्लाई का। देखिए डिमांड एंड सप्लाई लाइफ में यही गेम होता है, सिर्फ किसकी, डिमांड की और किसकी, सप्लाई की। तो पहले डिमांड देख लें कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। डिमांड जो अनलिमिटेड है, बेसिक नीड से लेकर डिजायर तक, ये डिमांड है। हमारा बेसिक नीड से लेकर डिजायर तक डिमांड है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ये भी एक डिमांड है। मगर सप्लाई, सप्लाई क्या है। सप्लाई का एक लिमिटेशन है और वो आपकी दो चीजें देखती हैं कि आप क्या कर रहे हो उस प्रोडक्ट, वो पहला प्रोडक्ट वो अवेलेबल है कि नहीं, और दूसरी बात ये है कि आप उसे परचेज कर पाओगे कि नहीं, परचेज कर पाओगे कि नहीं, ये भी। तो ये सप्लाई पे होता है, तभी वो सप्लाई होगा। डिमांड, डिमांड तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, और सप्लाई कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिमिटेशन है। तो चलिए आइए डिफिनीशन देखते हैं, मगर सबसे पहले कुछ देख लेते हैं एक आइडियोलॉजी की बात, जैक वेंस का कथन। इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को एक बहुत बड़ी रोजगार का अवसर देता है, या फिर क्या करता है, उसे वो कमाने का अवसर देता है, लालच ठगीपनी का अवसर देता है। एक अमेरिका के बहुत अच्छे हॉलीवुड मूवी लिखने वाले जैक वेंस थे, उनका कथन है कि अर्थशास्त्र एक परिवर्तन संभव अनजाने में नहीं हुआ है। अर्थशास्त्र का परिवर्तन एक अनजाने में नहीं हुआ है, यह द्वंद्वियों को अंतहीन रोजगार देता है। मेरी बात सुन लीजिएगा, अंतहीन रोजगार देता है, अन्यथा सार्वजनिक प्रभार देता है। बहुत अच्छा प्रभार यानी रहने की सुविधाएं देगी, और नहीं तो बुरी स्थिति बनाएगी और ठग और चालबाज बन सकते हैं लोग। ऐसा ही हुआ अभी महाकुंभ में, जब नाव वालों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो एक एक आदमी से 5-5 हजार तक लिया गया, उससे ज्यादा भी। खैर आइए बात करते हैं डिमांड। डिमांड क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विस बाय आर द एबल टू विलिंग परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। उसका एक, आप जब भी डिमांड करते हैं तो पहली बात कि आप उसको बाई करने के लिए एबल हैं कि नहीं, पहला पॉइंट ये है। उसको बाई करने के लिए यानी परचेज करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी है कि नहीं, आप योग्य हो कि नहीं, पहला। और दूसरा है कि उसका एक प्राइस जो होगा वो सर्टेन होगा, प्राइस होगा, प्राइस लेस नहीं होगा, प्राइस क्या होगा, सर्टेन होगा। एक प्राइस क्या होगा, सर्टेन होगा। वही हमारा क्या होता है, डिमांड। वही क्या होता है हमारा डिमांड। इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। आइए आगे बात करें। आगे है सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सप्लाई की। तो सप्लाई क्या होता है। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेलर विलिंग टू एबल टू डिलीवर द पर्टिकुलर प्राइस। वो उसकी विलिंग है, इच्छा है, और वो डिलीवर करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस देने के लिए क्या है, तैयार है। वही हमारा क्या है, सप्लाई। आपूर्ति किसी वस्तु वह मात्रा है जिसमें विक्रेता किसी विशेष मूल्य देने पर के लिए तैयार हो और सक्षम भी हो। तैयार हो और क्या हो, सक्षम भी हो, कैपेबल भी हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई। चलिए कुछ बात तो डिमांड एंड सप्लाई। अब एक बात आपको बता दें कि डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं हम, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है टेम्पररी बैलेंस। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही होता है टेम्पररी बैलेंस, वो बैलेंस रहे, हमेशा के लिए बैलेंस नहीं होगा। डिमांड घटती बढ़ती रहती है,
तो सप्लाई भी हमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? डिमांड घटती बढ़ती रहती है तो सप्लाई भी हमें घटाना बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके कुछ भी लिमिटेशन, हम डिमांड कुछ भी हो सकता है, सप्लाई कुछ भी हो सकता है, एक क्राइटेरिया में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी एक्सेप्शन होंगे कि डिमांड बढ़ने पे, एक जरूरी बिल्कुल नहीं है कि डिमांड बढ़ने पे प्राइस राइज ही हो। ऐसा भी हो जाता है डिमांड बढ़ने पे प्राइस कांस्टेंट होता है या गिर भी जाता है। तो एक कर्व के थ्रू चलता है। मार्केट का ये भी नियम है। मार्केट का नियम ही एक मार्केट है कि उसका कोई सर्टेन नियम नहीं है। मेरी बात फिर से सुनिएगा, पूरा मार्केट दो ही चीज पे टिका हुआ है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। और यही मार्केट का नियम ही है कि मार्केट का कोई नियम नहीं है, कोई सर्टेन आप रूल नहीं बना सकते मार्केट के लिए। ये बहुत गहराई से बात समझिएगा, मार्केट का कोई सर्टेन रूल नहीं होता जो 100% अप्लीकेबल। तो आइए डिमांड सप्लाई के टाइप्स के बारे में और इसके गुड्स के बारे में जाने। देखिए, कंडीशन फॉर अ फ्री मार्केट। फ्री मार्केट, देखिए फ्री मार्केट एक आइडियल वेल्थ ऑफ नेशन लिखे हैं एडम स्मिथ, उनका कहना था फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और फ्री मार्केट में यह बोला गया कि देखिए भाई, कोई भी रूल रेगुलेशन हमको बहुत ज्यादा चाहिए हो ये नहीं, ठीक है, कोई भी रूल रेगुलेशन हमको बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, हम फिक्स रूल, हम अपना रूल खुद बनाएंगे। एक कौन बोलता है? मार्केट बोलता है। फ्री मार्केट पर्टिकुलर, ओके, इतना बोल दी। इस बात को कैपिटलिस्ट लोग भी बहुत सपोर्ट किया करते थे और एडम स्मिथ भी इसके समर्थक थे। एडम स्मिथ बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं, वो भी इसके सपोर्टिव थे। मगर ये हमेशा अप्लाई तो हो नहीं सकता। आपको बताए होंगे कि 1929 में जब बहुत अच्छा ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस समय एक कॉन्सेप्ट तो डेवलप हो गया था। उस समय जॉन मेडार्ड केन्स थे, उन्होंने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट दिया, फिर जाके हमारी इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा ठीक ठाक से कुछ संभल पाई, ठीक ठाक से कुछ संभल पाई, अच्छे से नहीं संभल। तो पहला फ्री ऑफ मार्केट की बात करेंगे। फ्री ऑफ मार्केट में हमेशा परफेक्ट कंपटीशन होता है और मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। अगर मार्केट में कंपटीशन होता है तो गुड्स की जो प्राइस है वो गिर जाती है, क्वालिटी भी हाई हो जाती है। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो ऐसा होगा कि गुड्स की प्राइस गिर जाएगी, क्वालिटी हाई हो जाएगी। और यही काम सर्विस में भी होता है कि अगर ऐसा ना हो तो स्किल अपना लोग अप ही ना करें, स्किल अप ही ना हो। मेरी बात ठीक से समझ पा रहे हैं आप लोग कि मार्केट में कंपटीशन होना जरूरी है मेरे दोस्त। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो क्या होगा कि मार्केट में गुड्स की क्वालिटी जो होगी वो डाउन हो जाए, गुड्स का प्राइस क्या होगा, कंपटीशन होगी तो गुड का प्राइस गिर जाएगा और क्वालिटी हाई होगी। अगर नहीं होगा तो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा फिर मार्केट में। और मार्केट में कंपटीशन होना एक नेचुरल चीज है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आइए फिर बात करेंगे हम लोग अब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट कोटा एंड रेगुलेशंस, कि गवर्नमेंट का कोटा और उनके रेगुलेशंस का अभाव हो, यानी उसमें क्या हो, कमी हो, इसकी बात करेंगे। आइए आगे देखते हैं। फिर डिमांड सप्लाई का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ऐसा फेज आता है हमेशा, उस पॉइंट पे मीट करता है जो इक्विलिब्रियम वर्ड बोले हम, कि जितनी डिमांड है और उतना ही सप्लाई है, लगभग बराबर है। मेरी बात सुन लीजिएगा,
लगभग बराबर है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही हम बोलते हैं टेम्पोररी बैलेंस, कुछ टाइम के लिए बैलेंस है, फिर से कंडीशन इधर उधर जाएगी। बस इक्विलिब्रियम का मतलब ही है टेम्पोररी बैलेंस, यानी सर्टेन टाइम के लिए क्या है, बैलेंस है। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, सर्टेन टाइम के लिए ये क्या है, बैलेंस्ड है, नहीं फिर इधर उधर इनकी कहानी जाएगी। इतना बात क्लियर है या नहीं? हमेशा देखिए, डिमांड और सप्लाई एक ही टाइम पर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाते हैं, उनको टाइम चाहिए होता है इक्विलिब्रियम होने के लिए। डिमांड एंड सप्लाई जो भी हो, प्राइस या क्वांटिटी है, डिमांड एंड सप्लाई जो है हमेशा तुरंत बैलेंस में नहीं आते हैं। अगर मार्केट में डिमांड आया तो उसकी सप्लाई की गई तो एक टाइम लगेगा, सर्टेन टाइम लगेगा, फिर वो जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए बात करते हैं हम लोग, परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम दैट नो सेलर इज अ लार्ज इनफ टू द डोमिनेंट द मार्केट ओइंग इट्स अ लार्ज मार्केट शेयर एंड कैश रिजर्व। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा तो किसी एक पर्सन का डोमिनेंट हो जाएगा, एक ही पर्सन उस पर मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास करेगा। यदि प्रतिस्पर्धा नहीं माना जाएगा तो विक्रेता इतना बड़ा हो जाएगा कि अपना बड़े बाजार का हिस्सा नकदी या भंडार को, मतलब बाजार को कब्जा करने के चक्कर में वो पड़ जाएगा, जो कि कभी भी कंज्यूमर के पर्पस से, कस्टमर के पर्पस से सही नहीं होता। कंज्यूमर के पर्पस से एंड कस्टमर के पर्पस से कभी भी सही नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। अगर मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो गई तो वो अपनी मर्जी से प्राइस को राइज करेंगे, जो कि कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए और जिनका डिमांड है उनके लिए बहुत ही खराब होता है, डेंजरस होता है। आगे देखिए, इलास्टिसिटी। पहले इलास्टिसिटी का मीनिंग समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी यानी लोचीलादार। इलास्टिसिटी होता क्या है? कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, सम गुड्स, जिनका डिमांड बढ़ने पे प्राइस राइज हो जाता है। डिमांड इंक्रीज हुआ और प्राइस भी क्या हो गया, राइज हो गया। और डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ही कांस्टेंट प्राइस में है, कांस्टेंट प्राइस में है, या फिर लो प्राइस में है, या फिर लो प्राइस में है। डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। तो इस तरीके के गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इलास्टिक देखिए, कुछ गुड्स जो होते हैं इलास्टिक होते हैं और कुछ गुड्स जो होते हैं नॉन इलास्टिक होते हैं। नॉन इलास्टिक कहने का मतलब यह है उनके डिमांड बढ़ने और घटने से कोई ज्यादा फर्क वर्क नहीं पड़ता। डिमांड बहुत बढ़ जाए मगर फर्क वर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज के बारे में, यही कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। Elasticity is the define the change of the quantity, change in the quantity of goods, change in the quantity of goods associated with the change in the price. It depend upon the nature of product. वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ओके, तो नंबर ऑफ द, यहां अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूटेड अवेलेबल इन द मार्केट, फिर उस पर आएंगे, बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे अभी, कि सब्स्टिट्यूट कैसे होता है, हम लोग एक गुड्स से दूसरे गुड्स में कैसे चेंज होते हैं, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं अब कुछ देर में। ओके ठीक है, तो देखिए यहां पे लोचीलादार कीमतों में ऐसी वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह उत्पाद प्रकृति आवश्यक वस्तु या विलासतापूर्ण वस्तु बाजार में उपलब्ध विकल्पों की संख्या पर निर्भर करती है। आवश्यकता यानी नीड की भी वस्तु हो सकती है और विलासतापूर्ण भी वस्तु हो सकती है, दोनों गुड्स होंगे, दोनों गुड्स में होते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूटिलिटी ऑफ द सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी इन द सेटिस्फैक्शन वन अचीव फॉर द कंज्यूमिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज
द मार्जिनल यूटिलिटी एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन वन गेट्स फ्रॉम द ईच एडिशन यूनिट ऑफ द कंजम्पशन। उपयोगिता वह संतुष्टि है जो किसी वस्तु सेवा उपभोग से प्राप्त होता है। आपको संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी गुड्स से या उसके सर्विस से, और सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त संतुष्टि और उपभोग प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करता है। ये यूटिलिटी है, ये सीमांत है कि आपको हमेशा गुड्स और सर्विसेज से सेटिस्फेक्शन ही मिलता है, तभी आप उसे परचेज करना चाहोगे, वेटेज देना चाहोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। आइए, डिमांड। डिमांड इज द इकोनॉमिक प्रिंसिपल रिफरिंग टू द कंज्यूमर डिजायर विलिंगनेस टू पे द प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज। डिमांड क्या है कि स्पेसिफिक है कंज्यूमर के, यहां देखिए कंज्यूमर के डिजायर एंड विलिंगनेस पे, वो गुड्स या सर्विस, जो भी स्पेसिफिक गुड्स या सर्विस होगा उसके विलिंगनेस पे डिजायर है। यहां पे एक आप और भी बात ऐड कर सकते हैं कि उसकी नीड भी ऐड कर सकते हैं कि नीड पे भी डिपेंड करता है कि नीड होगी, विलिंगनेस होगी, फिर जाके वो क्या करेगा, डिजायर होगी तब वो क्या करेगा, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस की डिमांड करेगा आपसे। मांग वह आर्थिक सिद्धांत है जो किसी विशेष वस्तु या सेवा के उपभोक्ता की कीमत चुकाने के लिए इच्छा और तत्परता को संदर्भित करता है। डिमांड कर्व देख लीजिए, डिमांड कर्व क्या होता है। अब देखिए, हमेशा समझ लीजिए कि यहां पे प्राइस क्या हो रहा है, इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं, ये डिमांड कर्व होता है। अगर हम लोग प्राइस राइज कर रहे हैं, दोनों चीजें होता है, अब प्राइस राइज कर रहे हैं और डिमांड यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, डिमांड भी यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हम आपको एक कर्व के थ्रू बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी नहीं है, अभी बताएंगे हम कि प्राइस राइज ही होगा और डिमांड भी राइज ही होते जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कुछ और भी टाइप गुड्स के होते हैं, लोग सब्स्टिट्यूट कर जाते हैं, दूसरे गुड्स की तरफ मूव कर जाते हैं। ये देखिए, प्राइस है, डिमांड है, सिंपल सी बात कि प्राइस हो रहा है और इधर डिमांड बढ़ रही है। ये बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। आई एग्रीगेट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। एग्रीगेट का मीनिंग ही होता है टोटल, एग्रीगेट का मीनिंग ही होता है टोटल। टोटल डिमांड क्या है और इंडिविजुअल डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड रिफर टू द ओवरऑल और एवरेज डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमिक एट अ गिवन टाइम। एग्रीगेट यानी समग्र मांग, तात्पर्य है कि निश्चित समय अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं की समग्र औसत मांग होती है, वो सबके लिए मांग होती है। अगर बिजली आएगी तो सबको चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड है। पानी सबको चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड रिफर टू अ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कंज्यूमर, ये कंज्यूमर पे डिपेंड करेगी। आपको लग्जरी कार चाहिए तो सिर्फ आपको चाहिए, बगल वाले को उससे मतलब नहीं है, आपको चाहिए, ठीक, ले लीजिए। तो ये इंडिविजुअल डिमांड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज द स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द हर पर्सनल इनकम, उनके पर्सनल इनकम पे डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिमांड। हमारे इंडिविजुअल डिमांड है कि हम यहां पे स्क्रीन पे पढ़ाएं, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड नहीं है। मगर हमें अच्छी सड़क चाहिए, ये एग्रीगेट डिमांड हुआ, ये डिमांड एग्रीगेट डिमांड हुआ कि हमें पर्टिकुलर सड़क चाहिए। मतलब सबको सड़क चाहिए, चलने कोई पब्लिक सड़क में तो सब लोग चलता है, तो एग्रीगेट डिमांड हुआ। हमें एक लैपटॉप चाहिए, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड है। मगर एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, उसको सही करना है, ये एग्रीगेट डिमांड हुआ। एटमॉस्फेयर में बहुत पोल्यूशन है, उसको सही करना है, ये एग्रीगेट डिमांड हुआ। बात समझ पा रहे हैं? ओके, आइए देखिए, इलास्टिसिटी इन द डिग्री ऑफ द विच डिमांड सप्लाई रिएक्ट टू द चेंज इन द प्राइस। और इलास्टिसिटी में हम आपको बताए थे कि प्राइस बढ़ेगा घटेगा, ऐसी चीजें होती हैं कि गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी
घटता बढ़ता रहता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड चेंज इन द प्राइस। उनके क्वांटिटी की डिमांड घटेगी बढ़ेगी तो उनका प्राइस भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है तो प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। बात क्लियर है या नहीं मेरे दोस्त? बात क्लियर है? ओके। ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ही होती है कि क्वांटिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज किया तो डिमांड भी, प्राइस भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अब देखिए एलिमेंट ऑफ द डिमांड, कुछ डिमांड के एलिमेंट पे बात कर लेते हैं। पहला है डिजायर, आपकी इच्छा होनी चाहिए। मीन्स ऑफ परचेजेज, प्राइस, टाइम एंड विलिंगनेस टू पे। एक चीज और भी हम डिजायर के साथ हम थोड़ा सा नीड को अलग टाइप में देखते हैं। जैसे आपकी डिमांड हो चाहे ना हो, अगर अभी आप बीमार पड़े हो तो दवा चाहिए आपको। मेरी बात ठीक से सुनिए, आपकी विलिंगनेस हो या ना हो आपको दवा चाहिए। अगर आपको प्यास लगा है तो पानी चाहिए आपको, आपकी डिजायर हो चाहे ना हो। तो हम नीड को इस तरीके से देखते हैं। आप डिजायर और नीड को एक में आप इंक्लूड करके देख सकते हैं। तो एलिमेंट ऑफ डिमांड है कि प्राइस है, टाइम है और आपको पे करने की कैपेबिलिटी हो, भुगतान करने के लिए आप तैयार हो। आपकी डिजायर हो सकती है कि आप एरोप्लेन से चलो, मगर पे करने की कैपेबिलिटी है या नहीं ये तो देखना पड़ेगा, तभी तो आपको सप्लाई दिया जाएगा, आपकी डिमांड की आपूर्ति की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। आइए देखिए सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है सुन लीजिए पहले। व्हेन अ रिलेटिव प्राइस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड्स और सर्विसेज राइज, पीपल सीक द सब्स्टिट्यूटेड फॉर इट, सो द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेज। गुड्स और सर्विसेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीजेज हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है प्रतिस्थापन प्रभाव, जब किसी वस्तु या सेवा की सापेक्ष कीमत, अवसर लागत बढ़ जाती है। अवसर लागत क्या होती है, बढ़ जाती है, तो लोग उसके लिए विकल्प तलाशते हैं और वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा को कम करते हैं। नहीं बात समझ रहे क्या बोले आप, बात हमें नहीं समझ में आया, बताते हैं। एक बात आपको सीधी सीधी बताएं, इकोनॉमिक्स में आप ग्रोथ के लिए कर रहे हो या क्राइसिस के लिए कर रहे हो चेंजेज, मगर कर्व नीचे जाएगी। समझाते हैं। बहुत पुराना गांव था, वहां पे एक ट्रेन ऐसे चलती थी, ठीक है। अचानक क्या हुआ, एक ट्रेन बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई। अब वहां के जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स हुआ करते थे, आना जाना बंद। तो जो भी गुड्स थे उनके प्राइस बहुत तेजी से क्या हुए, राइज हुए। कुछ टाइम के लिए तो राइज हुए, मगर वहां के पर्सन की कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी कि वो क्या कर सके, पे कर सके। तो अपने बेसिक जो भी नीड रहा होगा या गुड्स की रिक्वायरमेंट रही होगी, वो क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे कि भाई ऐसे काम नहीं चल रहा है, कुछ तो हमको शिफ्ट करके अल्टरनेट पे आना पड़ेगा। फिर इसकी जो गुड्स पहले की गुड्स थी जिसकी प्राइस बढ़ी थी वो डिक्लाइन कर जाएगी और लोग इधर क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इधर क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और एक गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। हम आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मार्केट में अगर प्राइस प्याज का दाम बढ़ जाता है तो पानी पूरी वाला क्या करता है, मूली देना स्टार्ट कर देता है, वो सब्स्टिट्यूट कर गया। उस समय ओनियन का प्राइस हाई था, ओनियन का प्राइस हाई था तो मूली की तरफ शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर गया। एक विकल्प
ढूंढने लगा कि ऐसा क्या करे। यही बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर होता है कि एक लिमिटेशन के बाद उस गुड्स की डिमांड कम हो जाती है या लोग दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आइए देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर और अ बिजनेस मिसेज आउट ऑफ द वेन द चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। अवसर लागत पर उन लाभों को दर्शाती है जो एक व्यक्ति, निवेशक, व्यवसाय और एक विकल्प दूसरे विकल्प को चुनने पर खो देता है। एक विकल्प दूसरे विकल्प को चुनने पर खो देता है, चूज करने पर खो देता है। ये हमेशा से ऐसा होता आएगा कि एक गुड्स की जब डिमांड बढ़ेगी और दूसरा गुड्स उसका अल्टरनेट आएगा तो पहले की डिमांड कम हो जाएगी, लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ब्रांड का नाम लेना ठीक होगा? चलिए नहीं लेते हैं ना। चलिए, मिल्क ए 1 की पैकेट है, अभी तक कोई मिल्क दूसरा आया नहीं था, मिल्क 1 है, ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, रियल केस हो जाएगा नहीं तो। और मिल्क A2 है, ठीक है, नहीं तो कहेंगे हमारा ब्रांड को इस तरीके से प्रमोट कर डाले या फिर डिक्लाइन कर डाले। तो जब तक मिल्क 1 ही था मार्केट में, 2 को नहीं जानते थे लोग। 2 आया, धीरे धीरे मार्केट कैप किया, तो 1 की डिमांड पे फर्क तो डाल दिया। अब तो 2 भी बिक रहा है, तो लगभग दोनों बराबर बिक रहे हैं या फिर इस तरीके से बिक रहे हैं कि हाँ ठीक है, अल्टरनेट पे लोग शिफ्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से चूज इंडिविजुअल हमारा इन्वेस्ट बिजनेस में होता ही है, हम लोग अवसर को अपना चुनते ही हैं। आइए देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड। डिमांड का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, उसका प्राइस क्या है, और इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टेल्स एंड वाइस वर्सा। कई बार डिमांड ही प्राइस को तय करता है और प्राइस ही डिमांड को तय करता है, दोनों चलते हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, कई बार डिमांड प्राइस को तय करेगा कि प्राइस क्या होगी, और कई बार प्राइस तय करेगा कि डिमांड क्या होगी। प्राइस तय करेगा कि डिमांड क्या होगी। इट इज अ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आइए देखिए, प्राइस रिलेटिव ऑफ द कमोडिटी, मांग के तत्व। प्राइस ऑफ द रिलेटिव कमोडिटी दैट आर यूज्ड टू टुगेदर, एग्जांपल टी एंड शुगर। ये देखिए इस तरीके से क्या है रिलेटिविटी, कहने का मतलब टी है तो शुगर की जरूरत होगी ही, बाइक है तो पेट्रोल की जरूरत होगी, पेन है तो इंक की जरूरत होगी, इंक है ये, इंक की जरूरत होगी। ये प्राइस ऑफ रिलेटिव कमोडिटी है, एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलेगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो बाइक की दाम कम हो जाती है, बाइक के दाम कम कर देते हैं। कम इसलिए कर देते हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ जाए। और ऐसा भी देखा गया है कि पेट्रोल के दाम अगर कम हो जाए तो बाइक का दाम फिर बढ़ा देते हैं, बाइक का दाम बढ़ा देते हैं, ऐसा भी दोनों। ठीक है, तो यही बात है कि a fall in the price of the commodity increase the demand of the another complement of the commodity। commodity मतलब कहने का पर्टिकुलर एलिमेंट से होता है या धातु से होता है या रिलेटिविटी गुड्स से होता है, वस्तु से, सामान से, सीधा सीधा, खाने पीने का सामान मत काउंट करिएगा। प्राइस ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द कमोडिटी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन गुड्स का। आल्सो कॉल्ड अ कंपटीशन गुड्स विच कैन बी यूज्ड टू प्लेस द आइदर शिफ्ट। अब देखिए, एक सीधा सीधा यहाँ पे एग्जांपल दे भी दिया, अगर टी की प्राइस राइज हो जाएगी तो हम लोग कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और टी की डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, टी की प्राइस क्या हो गई, राइज हो गई, और कॉफी की तरफ हम लोग क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, इधर शिफ्ट हो गए।
तो टी की डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। इस प्रतिस्पर्धा वस्तुओं में कहा जाता है जिनकी वस्तु किसी भी वस्तु के स्थान पर किया जा सकता है, उदाहरण चाय और टी। देयर इज द डिमांड, देयर इज द राइज ऑफ द प्राइजेज, राइज ऑफ द प्राइजेज इन टी मे बी लीड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफी। डिमांड को कॉफी लीड करने लगेगी। देखिए इनकम, इनकम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इनकम, जब भी पर्सन का इनकम बढ़ने लगता है, इनकम इंक्रीज होता है, तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा हाई करने पे लग जाता है। जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई करता है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई कहने का मतलब यह है, जो लो क्वालिटी के गुड्स थे, जो लो क्वालिटी के गुड्स थे, लो क्वालिटी के गुड्स थे, उधर से शिफ्ट होकर वो हाई क्वालिटी के गुड्स की तरफ जाने लगता है। हाई क्वालिटी के गुड्स की तरफ शिफ्ट होने लगता है। कुछ इसी की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। देखिए इनकम, इफ द इनकम हाउस होल्ड इंक्रीजेज, डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स विल बी, फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड विल बी राइज। जो लग्जरी गुड्स होंगे उसकी डिमांड हाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपका डिमांड कम है, आपकी इनकम कम है, तो आप घर में कूलर से काम चला रहे हैं, मगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो आप एसी ले लोगे। ये इनकम का, ये गुड्स का एकदम बिल्कुल नेचर है पर्सन का कि वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर देता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कंजम्पशन। हम लोग टेस्ट को भी प्रेफरेंस करते हैं, तो द चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर में इंक्रीज द डिमांड, में इंक्रीज द डिमांड। तो अ चेंज इन द प्रेफरेंस, अ चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर में इंक्रीज द डिमांड। वो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन से मांग बढ़ जाती है। ये जाहिर सी बात है कि अगर जिसको डिमांड क्या करेंगे, कंज्यूमर डिमांड हाई कर देंगे, तो उनकी डिमांड हाई कर देंगे तो प्राइस भी हाई हो जाता है, प्राइस भी हाई हो जाता है, प्राइस हाई हो जाता है, यही बात है। नेक्स्ट देखिए, अदर फैक्टर, अन्य कारक। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर कैसा एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कहने का मतलब वहां की जनसंख्या किस एज में है, किस एज का, एक एज का इंटरवल होता है। जैसे हम इंडिया को यंग एज में काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पीपल जो हैं वो यूथ है, ठीक है। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, ये अदर फैक्टर में काम करते हैं। आइए, इन इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझिए। वैसे गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ने या घटने पे उनके प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मेडिसिन, पेट्रोल। देखिए इनिशियल चीज है, अ कमोडिटी इज द कंसीडर्ड द इनइलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड डज नॉट चेंज मच व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से उसमें बहुत ज्यादा चेंजेज आते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल ड्रग्स, पेट्रोल, सॉल्ट, नमक भी, पेट्रोल भी, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट में लोग यूज करता है। और क्या है, चलिए ये तो उसका एग्जाम्पल है आपका इलास्टिसिटी का, इसका भी बता देते हैं। देखिए, अ प्रोडक्ट इज द सेट टू द इलास्टिसिटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांड चेंजेज द ड्रास्टिकली प्राइस इज द इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। उसके डिमांड में अचानक से तेजी देखने को मिल जाता है अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ मार्केट में, तब बहुत तेजी से, जैसे गोल्ड, लग्जरी कार एक्सेट्रा। अच्छा, एक बात जब जानेंगे आप कि लग्जरी कार, इंडिया के पर्सन का माइंडसेट है कि वो वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए ही दिखाते हैं लग्जरी कार, और महंगे भी इसीलिए हैं क्योंकि लोग महंगा दिखाना चाहते हैं।
मेरी बात फिर से सुनिएगा, वो महंगे भी इसीलिए हैं कि लोग महंगा दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज जो महंगा नहीं रहता तो लोग दिखाना नहीं चाहते। बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो खैर आइए देखिए, अब प्रोडक्ट इज सेट टू द इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज इन द ड्रास्टिकली, मतलब बहुत तेजी से चेंज आता है तो हमारा क्या होता है, इसकी डिमांड अचानक से बढ़ते घटते हमें दिख जाता है। अब आइए ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कहने का मतलब यह है जो हमारा बहुत शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। तो ड्यूरेबल गुड्स फॉर विच द टोटल यूटिलिटी आर द यूजफुल एंड नॉट एक्सेप्टेबल इन द शॉर्ट रन, सच अ गुड्स कैन बी यूज्ड रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमेशा हम रिपीट करके उसको यूज करते रहते हैं, यूज करके रिपीट करते रहते हैं, वो ड्यूरेबल है। ठीक है, एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में मगर छोड़ दीजिए। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, रेजर का दिमाग में एग्जाम्पल था कि उसका ब्लेड चेंज करते रहते हैं, रेजर लगाते रहते हैं। ओके आइए देखिए, नॉन ड्यूरेबल, द डिमांड ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स लार्जली डिपेंडेड अपॉन द देयर करेंट प्राइस, और करेंट प्राइस पे ही डिमांड होता है। जैसे कंज्यूमर्स इनकम, फैशन आल्सो सब्जेक्ट इन द फ्रीक्वेंसी चेंज। गैर टिकाऊ वस्तुएं मांग मुख्य रूप से मौजूदा कीमतों और उपभोक्ताओं के आय और फैशन पर निर्भर करता है, उनका इनकम कैसा है और फैशन कैसा है। नॉन ड्यूरेबल, जैसे शादी के समय आप क्या पहन रहे हैं वो आपका नॉन ड्यूरेबल है, शेरवानी एक ही दिन पहनना है, सूट एक ही दिन पहनना है, वो नॉन ड्यूरेबल में काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर देखिए सप्लाई, सप्लाई की बात तो करे थे मगर यहां भी है तो कर ही लेते हैं। अ सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द फर्म एंड द ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इज एबल टू विलिंग टू सेल इन पर्टिकुलर प्राइस, उसका एक पर्टिकुलर प्राइस होता है। इलास्टिसिटी, आइए इलास्टिसिटी की बात तो करे थे कि प्राइस चेंज होता रहता है, भाई रिपीट हो गया है शायद, चलिए फिर से कर लेते हैं। अ डिग्री ऑफ विच डिमांड एंड सप्लाई रिएक्ट विद द चेंज of price is elasticity. Elasticity is the various product decrease. Some product may be initial or consumer than other. ये elasticity होते हैं, कहने का मतलब सीधा सीधा कि मूल्य में परिवर्तन प्रति मांग आपूर्ति की प्रतिक्रिया डिग्री के लोच को कहा जाता है। और लोचशीलता उत्पाद दर उत्पादन भिन्न, क्योंकि इसका कुछ उपभोक्ता के लिए अन्य तुलना में अधिक आवश्यकता होती है, अन्य की तुलना में अधिक आवश्यकता होती है। डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी। अब ऐसा होता है कि यहां पे लोचदार इसको बोलते हैं हिंदी में। द डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड रिफर हाउ टू द सेंसिटिविटी द डिमांड गुड्स इट चेंजेज अदर इकोनॉमिक वेरिएबल सच अ प्राइस, कंज्यूमर इनकम। कहने का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि मांग के लोचर का तात्पर्य यह है कि वस्तु की मांग में आर्थिक चरों, कीमतों, उपभोक्ता आय होने पर परिवर्तन में प्रति कीमत में संवेदनशील है। ये तीनों पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति की आय क्या है, इनकम क्या है, मांग क्या है, और अन्य भी आर्थिक चर। कहने का मतलब वो टाइम कौन सा है, वो टाइम कौन सा है, उस पर भी डिपेंड करता है। प्राइस इक्विलिब्रियम, the equilibrium of the price, the market where is the quantity of goods supply is equal to the quantity goods demand, that is the supply and demand are balanced। देखिए प्राइस का इक्विलिब्रियम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी हमारे इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम तो कई बार बात किए हैं, आप लोगों से तो बात हुई है कि नहीं पता नहीं, इस बैच वालों से। इक्विलिब्रियम ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। आइए देखिए, अगर मार्केट को कोई रेगुलेट ना करे तो हमेशा प्राइस इतना तेजी से फ्लक्चुएट करता जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, और जो भी सोसाइटी हायरार्की है वो गड़बड़ा जाएगा। और जब इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमारे इंडिया में एक्चुअली में इंडिया में 3 इंडिया बसता है। बताते हैं कैसे। यहां पे 1% की इनकम आप टॉप के अमेरिका, सिंगापुर, ये सबसे कंपेयर कर सकते हैं। 50 से 20% की इनकम लोअर मिडिल फैमिली
मिडिल फैमिली, अपर मिडिल फैमिली, जो कहना चाहें कह लीजिए। और यहां लगभग 80% की इनकम इस तरीके से है जो अपने सर्वाइवल मनी और बेसिक नीड से हमेशा जूझ रहा है, हमेशा जूझ रहा है, ये 80%। तो प्राइस इक्विलिब्रियम में, अब यहां देखिए प्राइस इक्विलिब्रियम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये 80% की बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी, यानी भूख प्यास खत्म नहीं होगा, तो मामला तो फंस जाएगा, फिर यार मामला तो फंस जाएगा। इसीलिए प्राइस का इक्विलिब्रियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। संतुलन मूल्य वह बाजार मूल्य है जहां आपूर्ति की कई वस्तुओं की मात्रा मांग की गई वस्तुओं की मात्रा के बराबर होती है, अर्थात आपूर्ति की मांग दोनों में संतुलित होती है। अब आइए लाफर कर्व, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। लाफर कर्व क्या बताते हैं, इनका एक पक्ष पहले समझ लेते हैं कि ये सप्लाई साइड और एक क्या बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड रेवेन्यू की बात करते हैं। तो इनकी बात हम लोग ठीक से समझ लेते हैं कि लाफर कर्व क्या कहते हैं, पहले समझिए। देखिए लाफर कर्व के क्या कहते हैं, यहां पे हम लोग टैक्स कर लेते हैं, ओके सॉरी, यहां पे टैक्स रेट कर लेते हैं और यहां पे रेन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हमारा टैक्स कम रहेगा, टैक्स कम रहेगा तो रेन्यू ज्यादा जनरेट होती है। अगर टैक्स हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर से क्या होता है, रेन्यू गिर जाती है। ऐसा हुआ था, करीब 1978 की घटना है। वहां पे कुछ गुड्स की प्राइजेस थी और वहां हुआ क्या कि गवर्नमेंट अगर उसे ब्लैक में लिया जाता तो 120 रुपए का आता था, और ब्लैक मार्केटिंग में और ऐसे टैक्स देकर लेने पे 340 रुपए के आसपास वो ऑब्जेक्ट आया करता था। तो लोग बहुत ज्यादा उसको ब्लैक में लेना प्रिफर करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ज्यादा ब्लैक में लेना स्टार्ट कर दिए। तो यही रेवेन्यू और टैक्स रेट की बात होती है। रीजन यह है कि अगर आप टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, गवर्नमेंट टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, तो पहला काम यह होगा कि वो शिफ्ट हो जाएंगे या ब्लैक मार्केटिंग का मार्केट बन जाएगा। तो वहां पे आपका जो रिन्यू है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता है, जो गवर्नमेंट का रेन्यू है वो कम हो जाता है, ये होता है। तो यही बात बताते हैं लाफर वर्क। द लाफर वर्क कर्व इज द थ्योरी ऑफ डेवलप्ड बाय द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ऑथर लाफर शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स रेन्यू, टैक्स रेट बढ़ाने से रेन्यू कैसा जनरेट होता है। बस सीधी बात जान लीजिए, अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो रेन्यू हम लोग का डाउन चला जाएगा। टैक्स रेट को हमेशा क्या है, ऐसा कंफर्टेबल टाइप का बढ़ाना है कि लोग आराम से परचेज कर ले और फिर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रहे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व की क्या अवधारणा थी, इनके बारे में जान लीजिए, पहले समझिए इनका फिलिप्स कर्व के बारे में, ओके। ये बात करते हैं इन्फ्लेशन की और अनएम्प्लॉयमेंट की, और इनका जो रिलेशन है बड़ा खतरनाक है। ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन हाई है, यानी इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, यहां डिक्रीज होगा। और इन्फ्लेशन लो है, इन्फ्लेशन क्या है, लो है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही बात कहते हैं कौन, आपके फिल्म्स कर्व। वो एक दूसरे से सीधा सीधा इनवर्स की बात करते हैं, कहते हैं कि आप हमेशा इन्फ्लेशन हाई होते रहना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो होगा वो कम होगा। देखिए
फिलिप्स कर्व इज द इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट डेवलप द अल्बान विलियन हाउसेस द लीडिंग ऑफ द न्यूजीलैंड इकोनॉमिस्ट थे स्टार्टिंग दैट द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव द स्टेबल इन द इनवर्स रिलेशनशिप। एक दूसरे से ये सीधा सीधा इनवर्सल ये बताते हैं कि इनवर्स रिलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट का और किसका, इन्फ्लेशन का। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है यानी कांस्टेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात बोलते हैं फिलिप्स वर्क, ऐसा होता भी है। आइए देखिए, ये तो बता दिया आप लोगों को। कुंजेंट वर्क, इनकी क्या बात थी और इनका ये क्या बात करते हैं, अब इन पे आते हैं हम लोग कि कुंजेंट क्या बात करते हैं। देखिए, अब इनकी बात हम लोग पहले समझ लें। अब एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप सोसाइटी में जब बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, सोसाइटी में क्या होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, यानी कहने का मतलब कैपिटलिस्ट की तरह या फिर प्राइवेटाइजेशन होता है, तो इनकम पर कैपिटा, जो इनकम है वो पर कैपिटा, और यहां पे इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो अगर वो ग्रोथ हो रहा है तो इनइक्वालिटी बढ़ता जाएगा, मगर आफ्टर कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, मेंटेन कर लेगा। यही स्टेटमेंट था कुंज कर्व का, शायद हम प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रहे हो, ठीक है। कुंजनेट्स वर्क का यही था कि आप क्या करो कि जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो सोसाइटी में जो इनकम की हायरार्की होगी, इनइक्वालिटी हाई हो जाएगी, मगर कुछ टाइम बाद फिर से इक्वलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, कुंजेंट वर्क इस परिकल्पना को दर्शाते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी, बाजार की ताकतें पहले की आर्थिक असमानताओं को पहले बढ़ाएगी और फिर घटाती है। पहले आर्थिक असमानता यानी गरीबी अमीरी की दूरी बढ़ेगी, फिर उसके बाद क्या होगा, घट जाएगा। यही बात इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में ये बात बोली कि इकोनॉमिक डेवलप द मार्केट फोर्सेस फर्स्ट इंक्रीजेज डिक्रीजेज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। और इन्होंने एक चीज और लिखा है इन्वायरमेंटल के लिए कि इससे क्या है कि इन्वायरमेंटल उसमें इन्वायरमेंटल के अनुकूल होना चाहिए, उसके लिए वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो एक निश्चित आय स्तर पर पहुंचने के बाद कल्याणकारी राज्य लागू होने के कारण असमानता भी कम हो जाती है, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। और ये यहां पे लिखा हुआ है परावर्णीय यानी इन्वायरमेंटल कुंडेंज कर्व हैज बीन द बिकम अ पॉपुलर चार्ट राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये सीधी बात बोलते हैं कि वक्र एक संशोधन जिस पर्यावरणीय कुंजेल वक्र के रूप में जाना जाता है वो औद्योगिक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में प्रदूषण की वृद्धि और गिरावट दोनों को दर्शाने के लिए लोकप्रिय है। चलिए, तो बेसिकली इनकी बात बस ये पॉइंट वाली बात याद रखिएगा कि धीरे धीरे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक की जो गरीबी अमीरी की दूरी होगी वो बढ़ेगी और बाद में इक्वल हो जाएगा। ये इनका था स्टेटमेंट था और इनकी मेन थ्योरी की कीवर्ड ये थी। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।